तो ये एनेक्सर जो है इट्स ऑलरेडी हाईलाइटेड, आपके साथ ही स्क्रीन भी शेयर हो रही है और ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। तो बाकी सारे जो रेगुलेशंस हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक। सिर्फ जो हाईलाइटेड पार्ट है पहले भी और आज वाला भी, आपने सिर्फ उन्हीं को प्रिपेयर करना है। So ये कनेक्शन है दैट इज यूनिफॉर्म क्राइटेरिया फॉर डिटर्मिनिंग द वैल्यू ऑफ प्लेज्ड स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी अंडर चार्ज एंड मॉर्गेज प्रॉपर्टीज, PR8 या R8 जो है उसके हवाले से। सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी ली जाएगी, तो एक है कि सबसे सिक्योर्ड कौन सा ऑप्शन है या बेहतर कौन सा ऑप्शन है। जैसे मॉर्गेज जो है इट्स अ काइंड ऑफ वेरी सिक्योर्ड एसेट, कि सिर्फ अगर इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी ठीक हो जाए या इसका प्रोसेस, इसको मॉर्गेज परफेक्टली मॉर्गेज कर लिया जाए, तो ये एक अच्छी सिक्योरिटी होती है। ऑब्वियसली इसके अंदर रिस्क मौजूद है कि प्रॉपर्टी के अंदर फ्रॉड्स हो सकते हैं, प्रॉपर्टी नाम पे ना हो या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स चेंज करवा लिए जाए, इस किस्म की चीज़ें साथ होती हैं। लेकिन अगर आपने चार्ज ठीक करवाया है, सारी वेरिफिकेशन कर ली है, तो प्रॉपर्टी एक अच्छी सिक्योरिटी होती है। इसी तरह जब हम लिक्विड एसेट्स की बात करते हैं, जैसे हाइपोथिकेशन है, तो इस हवाले से हम देखें तो वो ज़रा जल्दी बिक सकती है। प्रॉपर्टी बेचने में ऑब्वियसली टेक्स टाइम, बट जब हम बात करते हैं हाइपोथिकेशन की प्लेज की, तो उसमें स्टॉक्स जो होते हैं दे आर कंपैरेटिवली easier to sell instead of property। सो हर एसेट की, हर सिक्योरिटी के एक अपनी प्लस माइनस या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो यही जो है डिफाइन करते हैं कि कितनी सिक्योरिटी पे कितना मार्जिन रख लें तो बेहतर है, या कितनी सिक्योरिटी को हम प्रेफरेंस दे दें तो बेहतर है। ठीक है, सो इसको रेगुलेशन को हम पढ़ते हैं। ऑन लिक्विड एसेट्स, प्लेज स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी under charge and the property having existed or equitable mortgage shall be considered for taking benefit for provisioning, provided no NOC for creating uh, further charge to another bank, that is DFI, NBFC, has been issued by the bank. Aforesaid asset having pari passu charge shall be considered on proportionate basis for outstanding amount। अब इसमें जो समझने वाली चीज है दैट इज प्रोविजनिंग, कि जब भी कोई लोन रजिस्टर होता है या जब भी कोई लोन हम देते हैं और उसके अगेंस्ट कोई ना कोई सिक्योरिटी लेते हैं, जब वो लोन अपना टाइमली पेमेंट हो रही है, उसकी जैसे भी ड्यू पेमेंट्स थी वो हो रही है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है, वो लोन टाइमली एडजस्ट हो जाएगा एंड वी विल रिलीज द सिक्योरिटी और वी विल रिलीज द एसेट विच इज हेल्ड एज अ सिक्योरिटी। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन द लोन इज नॉट बीइंग पेड बैक प्रॉपर्ली। पैसा वापस नहीं दिया जा रहा या लोन डिफॉल्ट कर गया है, कंपनी या जो भी इंस्टीट्यूशन था वो बैंकरप्ट हो गया है, तो ऐसी सूरत में हमें उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। प्रोविजनिंग इज कि जितना लोन है उसकी एक सर्टेन परसेंटेज या उसका एक सर्टेन अमाउंट जो है वो सेट असाइड करते जाते हैं एक सर्टेन टाइम पीरियड तक, ताकि अगर वो लोन जेन्युइनली डिफॉल्ट कर जाए, अगर वो लोन वापस पे बैक हो ना हो सके, तो इंस्टीट्यूशन को एकदम से एक बड़ा हिट ना लगे या इंस्टीट्यूशन को एकदम से एक बड़ा लॉस बेयर ना करना पड़े जो उसकी एक साल की प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पेक्ट कर सकता है। सो उस पूरे लॉस को आप समझ लें मुख्तलिफ हिस्सों में कैटेगराइज या डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि हर साल या हर माह जैसे भी उसकी प्रोविजनिंग है वो चार्ज होती रहे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। और जब वो साल खत्म हो या जब वो टाइम पीरियड खत्म हो, तो एक छोटा छोटा पोर्शन करके वो लोन जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर इम्पैक्ट डालता रहे, ना कि एकदम से जब वो लोन डिफॉल्ट करेगा और आखिरी साल पूरी बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो वो पूरी बैलेंस शीट को इम्पैक्ट करे। ठीक है, सो ये फॉर एग्जांपल एक लोन है 100 मिलियन का और वो लोन 100 मिलियन का डिफॉल्ट कर गया है। एक ऑप्शन ये है कि जब आपको लगे कि ये लोन डिफॉल्ट कर जाएगा, तो उसकी प्रोविजनिंग स्टार्ट करते हैं। लेट सी के उसको 100 मिलियन को डिवाइड कर दिया जाता है प्रोविजनिंग के केस में, दैट पर मंथ उसका लेट से 2 मिलियन जो है वो आप प्रोविजन कर रहे हैं। सो साल बाद 24 मिलियन हो जाएगा, फिर अगले साल प्लस 24 मिलियन, उससे अगले साल प्लस 24 मिलियन।
इस तरह हर साल वो एक बैलेंस शीट को या इनकम स्टेटमेंट को अमाउंट चार्ज होती रहेगी प्रोविजन की मद में। और एट द एंड जब वो 100 मिलियन होगा तो उसकी प्रोविजनिंग में एक साइड पॉकेट में, एक साइड अकाउंट में इतने पैसे मौजूद होंगे कि वो जो 100 मिलियन का लोन डिफॉल्ट कर गया था उसको नेट ऑफ कर सके। ठीक है, जब अगर प्रोविजनिंग ना की जाती तो एट वंस वो 100 मिलियन हिट होता और उस साल की बैलेंस शीट जो है वो खराब हो जाती। तो इसलिए सेंट्रल बैंक ये कहता है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि प्रोविजनिंग की जानी चाहिए जब भी कोई लोन डिफॉल्ट होने जा रहा है। ठीक है, और उस प्रोविजनिंग के अंदर जो लिक्विड एसेट्स हैं जैसे कि प्लेज स्टॉक है, प्लांट एंड मशीनरी है, इक्विटेबल मॉर्टगेज है, किस सूरत में कि बाकी तमाम जो प्रॉपर्टी का जो राइट है वो आपके पास है, आपने किसी को एनओसी नहीं दिया हुआ या आपने किसी को शराकत में नहीं लिया हुआ उस एसेट की, तो ऐसी सूरत में उस प्रॉपर्टी, उस एसेट, उस प्लेज स्टॉक या उस प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है उसका बेनिफिट लिया जा सकता है। बेनिफिट लेने से मतलब है कि आप लोन में से उनकी अमाउंट माइनस कर देंगे, जो पैसे बचेंगे सिर्फ उसकी प्रोविजनिंग करेंगे। जैसे 100 मिलियन में से लेट से आपके पास 60 मिलियन के लिक्विड एसेट्स पड़े जो कि मार्केट में बिक सकते हैं और आपके पास परफेक्ट चार्ज क्रिएट हुआ हुआ है, तो 100 में से 60 मिलियन माइनस हो जाएगा जो आपके पास एज अ सिक्योरिटी है, और बाकी जो 40 मिलियन है उसकी प्रोविजनिंग कर ली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि जो भी एसेट एज अ सिक्योरिटी लिया जा रहा है उसको प्रॉपर देखभाल के लिया जाए, दैट इन केस ऑफ लोन और इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ द लोन वो जो सिक्योरिटी है वो आपके पास मौजूद हो कि आप उसको बेच के अपना लोन रिकवर कर सकें। Then the second one is hypothecated assets excluding plant and machinery under charge shall not be considered for taking FSV benefit provisioning requirement. तो hypothecated asset में प्लांट एंड मशीनरी जो है वो तो आप उसको फायदा ले सकते हैं, लेकिन अगर प्लांट एंड मशीनरी के अलावा कोई हाइपोथिकेटेड एसेट है जैसे स्टॉक्स हो सकते हैं, तो ऐसी सूरत में उनका फायदा या उनका बेनिफिट प्रोविजनिंग के लिए नहीं होगा। ठीक है, मतलब अगर 100 मिलियन का लोन है और आपके पास हाइपोथिकेशन में स्टॉक्स पड़े हैं 40 मिलियन के, तो आप 100 में से 40 मिलियन माइनस नहीं करेंगे। सिमिलरली अगर कोई सेकंड चार्ज है या फ्लोटिंग चार्ज है या कोई ऐसा चार्ज जो इंफीरियर चार्ज है, हमने पढ़े थे ना रैंकिंग चार्ज में सेकंड थर्ड फोर्थ चार्ज है, तो अगर हमारा चार्ज इंफीरियर है या किसी और बैंक का हमसे पहले राइट है, हमारा चार्ज बाद में रजिस्टर हुआ हुआ है, तो ऐसी सूरत में बैंक जो है वो उसकी प्रोविजनिंग करते हुए उसकी जो एसेट की वैल्यू है या जो सिक्योरिटी की वैल्यू है उसको माइनस नहीं करेगा, यानी कि उसका बेनिफिट नहीं लेगा। Then value should be carried out by an independent professional evaluator or should be listed on the panel of evaluators maintained by the PBA. तो जब भी कोई एसेट, जैसे हम एक मॉर्गेज की बात करते हैं, कोई घर है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई फैक्ट्री है, कोई मिल है जिसको हम एज अ सिक्योरिटी ले रहे हैं, तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी? जब भी कोई लोन ले रहा है और वो अगर कोई लेट से कोई फैक्ट्री एज अ सिक्योरिटी दे रहा है, तो बोरोवर की कोशिश होगी कि उसे उस सिक्योरिटी के अगेंस्ट ज्यादा से ज्यादा लोन मिल सके, मतलब उसकी वैल्यू वो ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेगा। बैंक अपने आप को सिक्योर करने के लिए उसकी वैल्यू मार्केट के करीब या मार्केट से कम लेना चाहेगा। तो वो इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, दिस शुड बी डन बाय एन एक्सटर्नल एवेल्युएटर। एक्सटर्नल एवेल्युएटर्स का काम ही ये होता है कि वो मार्केट के अंदर, बिकॉज दे आर एक्सपर्ट, सो वो एरिया को, मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक को, वेरिएबल्स को देखते हैं, जैसे वो प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, उस एरिया की क्या वैल्यू है, सिमिलरली वो प्रॉपर्टी की जो फिजिकल कंस्ट्रक्शन है वो कैसी है, उसको खरीदार जो है वो लेने वाले कितनी जल्दी खरीद सकते हैं, सो मुख्तलिफ वेरिएबल्स को देखते हुए उस प्रॉपर्टी को एवेल्युएट किया जाता है। फिर उसकी एक मार्केट वैल्यू बनती है, मार्केट वैल्यू, और एक FSV, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, फोर्स्ड सेल वैल्यू।
फॉर सेल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो मार्केट वैल्यू से कम होती है, कि इन केस वो एसेट इमरजेंसी में या जल्दी बेचना पड़े तो वो एसेट कंफर्टेबली कितनी अमाउंट में बिक जाएगा, दैट इज ओवर फॉर सेल वैल्यू। तो इसमें रूल ये है कि जब भी वैल्यूएशन की जाएगी उस प्रॉपर्टी की, उस एसेट की, तो जो वैल्यूएशन करेगा या जो वैल्यूएशन कंपनी करेगी, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय पीबीए, दैट इज पाकिस्तान बैंक्स एसोसिएशन। सो उनके पैनल पे होगी। अब हर वैल्यूएटर की एक रेपुटेशन है मार्केट में, इसी तरह जैसे हर कंपनी की रेपुटेशन है। जैसे नेस्ले को अगर हम रेट करें, हम कहते हैं जी मल्टीनेशनल कंपनी है, अच्छी कंपनी है। इसी तरह एक पाकिस्तानी एबीसी कंपनी है जिसको हम नहीं जानते, तो उसकी रेटिंग या उसकी जो वर्थ है वो कम है इन कंपैरिजन टू नेस्ले और यूनिलीवर। इसी तरीके से वैल्यूएशन कंपनीज की भी रेटिंग्स होती हैं, उनकी भी वर्किंग के ऊपर, उनकी जो भी प्रोसेसेस हैं उनके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि वो कितनी अच्छे वैल्यूएटर्स हैं। सो पीबीए के अप्रूव्ड वैल्यूएटर्स एक लिस्ट होती है जिसमें से बैंक चूज कर सकता है कि ये सारे वैल्यूएटर्स अप्रूव्ड हैं बाय पीबीए, और इनमें से आप जिसको मर्जी वैल्यूएटर असाइन कर सकते हैं। ठीक है। सो द evaluator, while assigning any values to pledge stock, plant and machinery under charge, and mortgage property, shall take into account all relevant factors affecting the sellability of such asset. तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर एसेट एक डिफरेंट एंगल से, हर एसेट की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस लोकेलिटी में है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, उसके दाएं बाएं एरियाज कैसे हैं, सोसाइटीज कैसी हैं, या विसिनिटी कैसी है। सो उन सारी चीज़ों को देखने के बाद उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन जो है वो की जाती है। सो वाइल having the valuation, the evaluator should take all these factors into consideration. In other words, evaluator को ये नहीं चाहिए कि वो किसी भी किसी किस्म के दबाव में आके चाहे बोरोवर के चाहे बैंक के एवेल्युएशन करे, बट बल्कि इट शुड बी एन इंडिपेंडेंट एवेल्युएशन जिसमें वो रियल फैक्टर्स को देख के उस प्रॉपर्टी की एवेल्युएशन करे, सो दैट इन केस ऑफ डिफॉल्ट और इन केस ऑफ सेलिंग ऑफ द प्रॉपर्टी, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू और फॉर सेल वैल्यू उस एवेल्युएशन रिपोर्ट में लिखी गई थी उसके करीब करीब वो एसेट कंफर्टेबली सेल हो सके। अदरवाइज बैंक को भी लॉस बेयर करना पड़ सकता है या बोरवर के लिए भी वो नुकसानदेह हो सकता है। Then we have the valuation process should include conducting a full scope valuation of the asset in the first year, and then followed by a desktop evaluation in the second and third year. Full scope valuation shall be valid for 3 years from the date of last full scope valuation. इसमें दो फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है जी फुल स्कोप वैल्यूएशन एंड सेकंड इज डेस्कटॉप वैल्यूएशन। फुल स्कोप वैल्यूएशन का मतलब है कि उस जो भी प्रॉपर्टी है उसकी फिजिकली हर फैक्टर को देख के, हर वेरिएबल को देख के, हर कैरेक्टरिस्टिक को देख के वैल्यूएशन करना। दैट मीन्स के वैल्यूएटर पर्सनली खुद जाएंगे, वो उसकी लोकेलिटी को, वो यही सारे फैक्टर्स जो अभी मैंने आपको पहले बताए, वो सारे फैक्टर्स को देखने के बाद, असेस करने के बाद, एस्टिमेट करने के बाद उसकी वैल्यूएशन करेंगे। सो ये होगी हमारी फुल स्कोप वैल्यूएशन। जबकि डेस्कटॉप वैल्यूएशन का मतलब है कि उसकी एक सर्टन 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर जो उसकी डेप्रिसिएशन होती है, या आफ्टर 1 ईयर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ज़्यादा होती है एज पर मार्केट, सिर्फ उसको जनरली एक एस्टिमेशन के साथ असेस कर लिया जाता है, रादर देन के हर फैक्टर, हर वेरिएबल को डिटेल्ड इन्वेस्टिगेट किया जाए, बल्कि उसकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज, उसके जो बज़ाहिर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो एपरेंट कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको देख के उसकी वैल्यू में थोड़ा सा प्लस माइनस कर दिया जाता है। दिस इज डेस्कटॉप वैल्यूएशन। सो हम कह सकते हैं कि फुल स्कोप वैल्यूएशन एक डिटेल्ड वैल्यूएशन होती है जिसमें हर फैक्टर, हर वेरिएबल, कंस्ट्रक्शन से लेके, लोकेलिटी से लेके, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को सबको एनालाइज करके वैल्यूएट किया जाता है। जबकि डेस्कटॉप वैल्यूएशन होती है कि जो फुल स्कोप वैल्यूएशन की गई है उसके जितने फैक्टर्स बुक्स में मौजूद हैं या किसी रिपोर्ट में मौजूद है, सिर्फ सरसरी सा उनको री-एवेल्युएट किया जाता है मार्केट की नॉर्म्स के मुताबिक, या मार्केट बेहतर हुई है या गिरी है,
उसकी पूरी डिटेल्ड वैल्यूएशन नहीं की जाती। ठीक है, सो जब भी कोई प्रॉपर्टी ली जाएगी एज एन एसेट एज अ सिक्योरिटी, तो ऐसी सूरत में हर 3 साल के बाद फुल स्कोप वैल्यूएशन करवाई जाएगी। ठीक है, every 3 ईयर। फर्स्ट ईयर फुल स्कोप वैल्यूएशन और सेकेंड और थर्ड ईयर जो है वो डेस्कटॉप वैल्यूएशन की जाएगी। जब फुल स्कोप को 3 साल पूरे हो जाएंगे तो आफ्टर दैट इज आफ्टर 3 ईयर्स और ऑन द स्टार्ट ऑफ द फोर्थ ईयर दोबारा से फुल स्कोप वैल्यूएशन करवाई जाएगी। ठीक है, सो दिस इज अनदर रूल गिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि जब भी कोई प्रॉपर्टी या जब भी कोई एसेट आपने एज अ सिक्योरिटी लिया है या मॉर्गेज किया है, हर 3 साल बाद उसकी फुल स्कोप वैल्यूएशन होनी चाहिए और फुल स्कोप वैल्यूएशन के अगले 2 साल डेस्कटॉप वैल्यूएशन करवाई जा सकती है। ये वैल्यूएशन करवाने का मतलब क्या है? एक तो आपका एसेट सिक्योर रहेगा, नंबर वन। उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, उस एसेट की जो एक्चुअल वर्थ है, जब लोन देते हुए हो सकता है वो ज्यादा हो और बाद में मार्केट में वो उसकी वैल्यू कम हो गई हो, तो जब आप वैल्यूएशन करेंगे तो वो अंदाजा हो जाएगा कि ये एसेट अब कितने का है। उसके मुताबिक बैंक फिर अपना लोन एडजस्ट कर सकता है या मजीद सिक्योरिटी डिमांड कर सकता है। Then the next is the following may be noted in respect of desktop and full scope valuation. Desktop valuation is defined as interim brief review of full scope valuation. So जैसे मैंने भी आपको बताया, full scope valuation एक डिटेल्ड किस्म का प्रोसेस है जिसमें हर वेरिएबल और हर कैरेक्टरिस्टिक को देखा जाता है, जबकि जो डेस्कटॉप वैल्यूएशन है वो उसी फुल स्कोप वैल्यूएशन जो की गई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसको जस्ट एक स्लाइड आप कह लें, थोड़ा सा रिव्यू किया जाता है कि क्या उसकी वैल्यूएशन जो की गई थी उसमें कोई माइनर सा चेंज आया है या नहीं आया। ठीक है, अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है, कोई बड़ा चेंज आ गया है, तो ऑब्वियसली वो फिर बैंक को या जो भी जिसने भी लैंड किया हुआ है, जो भी इदारा है, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपने लेट से जो एसेट 100 मिलियन एज अ सिक्योरिटी रख के दिया था, अब उस 100 मिलियन की वैल्यू 60 मिलियन रह गई है। सो यू शुड टेक दिस इनटू कंसिडरेशन कि या तो आप मजीद सिक्योरिटी ले लें कस्टमर से, बोरोवर से, या फिर उसका लोन एडजस्ट कर दें। अदरवाइज अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर गया तो इस एसेट की या इस प्रॉपर्टी की वैल्यू अब इतनी नहीं रही कि आप अपना लोन रिकवर कर सकते। So this is the benefit of desktop valuation. फर्दर रूल है कि अगर अमाउंट जो लोन दिया हुआ है, जो भी बोरोवर ने लोन लिया हुआ है, इफ इट एक्सीड्स 100 मिलियन, द डेस्कटॉप वैल्यूएशन विल बी डन बाय द सेम वैल्यूएटर जिसने भी फुल स्कोप वैल्यूएशन की थी। तो अगर 100 मिलियन से कम लोन है तो फुल स्कोप वैल्यूएशन और डेस्कटॉप वैल्यूएशन वाले डिफरेंट हो सकते हैं। बट इफ द लोन इज एक्सीडिंग 100 मिलियन रुपीज, 100 मिलियन, तो ऐसी सूरत में जिसने भी फुल स्कोप वैल्यूएशन की है एग्जैक्टली वही डेस्कटॉप वैल्यूएशन भी करेगा, बिकॉज दैट एवेल्युएटर नोज ईच एंड एवरी कैरेक्टरिस्टिक वेरिएबल लोकेलिटी। उसी ने फुल स्कोप वैल्यूएशन की है, उसको सारे रूल्स रेगुलेशंस या उसने सारी लोकेलिटी की रिसर्च की हुई है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा हुआ है। सो दैट एवेल्युएटर विल बी बेटर एबल to do the desktop valuation because risk ज्यादा है, 100 मिलियन अमाउंट ज्यादा है, इसलिए evaluation वही करेगा। The desktop valuation shall be used for determining any additional provisioning requirement only and shall not be applied for reducing the provisioning requirement. Provisioning मैंने आपको बता दी क्या होती है। इन केस के जब उसकी डेस्कटॉप वैल्यूएशन की गई तो उस एसेट की वैल्यू ज्यादा हो गई, एप्रिशिएट कर गई। लेट्स से कि प्रॉपर्टी की वैल्यू 200 मिलियन थी फुल स्कोप वैल्यूएशन में, और जब डेस्कटॉप वैल्यूएशन की गई तो उसकी वैल्यू 250 मिलियन कर दी गई, या 50 मिलियन का इजाफा हो गया, उसकी एप्रिसिएशन हो गई मार्केट में। तो वो 50 मिलियन का बेनिफिट प्रोविजनिंग करते हुए नहीं लिया जा सकता। बेनिफिट लेने का मतलब मैंने आपको बताया था कि लोन अमाउंट में से हम उसकी एफएसवी या जो एसेट की वैल्यू है वो माइनस करेंगे, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगी उसकी हम प्रोविजनिंग करेंगे। सो डेस्कटॉप वैल्यूएशन के ऊपर प्रोविजनिंग कम नहीं की जा सकती या उसका बेनिफिट नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर सीन उल्टा है
कि डेस्कटॉप वैल्यूएशन जब की तो मार्केट डेप्रिशिएट कर गई या मार्केट में वैल्यू एसेट की कम हो गई। फुल स्कोप में 200 मिलियन थी और डेस्कटॉप के वक्त 150 मिलियन हो गई। अब प्रोविजनिंग को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक रिस्क में आ गया है। बैंक ने जो 200 मिलियन का एस्टिमेट किया था प्रॉपर्टी का, वो 200 से कम होके 150 मिलियन हो गई है। तो ऐसी सूरत में बैंक प्रोविजनिंग को चेंज कर सकता है ओनली इन केस के एसिड की वैल्यू कम हो गई है। और अगर एसिड की वैल्यू ज्यादा हो गई है तो फिर उसका बेनिफिट नहीं लिया जा सकता, यानी कि प्रोविजनिंग कम नहीं की जा सकती। In case the valuators are not allowed by the borrower to enter in their premises, the full scope valuation conducted as such will not be accepted for a provisioning benefit. So एक मैंने आपको बताया कि हर 3 साल बाद फुल स्कोप वैल्यूएशन होगी और उसके सब्सिक्वेंट 2 ईयर्स यानी कि सेकेंड और थर्ड ईयर में उस एसेट की डेस्कटॉप वैल्यूएशन होगी। सो इन केस कस्टमर एवेल्युएटर को प्रेमिसेस में एंटर नहीं होने देता, प्रेमिसेस में आने नहीं देता, तो अब ऑब्वियसली डेस्कटॉप एवेल्युएशन कंडक्ट नहीं की जा सकती। जब एवेल्युएटर ये चीज इदारे को या बैंक को या लेंडर को बताएगा, तो जो प्रोविजनिंग में फायदा लिया जा रहा था, बेनिफिट लिया जा रहा था, व्हाट वाज दैट बेनिफिट? ए लोन अमाउंट माइनस द अमाउंट ऑफ दैट सिक्योरिटी और एसेट, और बाकी के पैसों की प्रोविजनिंग की जा रही थी। तो अब वो जो बेनिफिट था वो सारा खत्म हो जाएगा। तो सारा खत्म होने का मतलब अब पूरी अमाउंट, पूरे लोन अमाउंट की प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी, तो एफएसवी भी माइनस नहीं होगी। SPP may check the valuation of the asset under mortgage or charge through an independent evaluator. सो SPP का काम, क्योंकि एक सुपरवाइजरी बॉडी का है, एक रेगुलेटरी बॉडी का है, तो SPP जस्ट वैल्यूएशन के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए, ऑडिट करने के लिए, या देखने के लिए कि बैंक अपनी वर्किंग ठीक कर रहा है या वैल्यूएटर अपनी वर्किंग ठीक कर रहा है, उसी वैल्यूएशन की क्रॉस वैल्यूएशन कर सकता है। ठीक है। सो पाकिस्तान SPP अपने किसी भी इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर से रैंडमली बेसिस पे, सैम्पलिंग बेसिस के ऊपर किसी भी एसिड की वैल्यूएशन जो है वो करवा सकता है। और अगर वो वैल्यूएशन ठीक है तो फिर दैट्स फाइन, बट अगर वो वैल्यूएशन गलत है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। उसके ऊपर बैंक को और वैल्यूएटर को कोई भी पेनल्टीज एज पर रूल्स जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सकती है। Okay, then the bank or the state bank has also identified कि कौन से ऐसे एसेट्स होंगे जिनको हम एफएसवी के बेनिफिट में ले सकते हैं। अगेन, जहां जहां मैं बेनिफिट का वर्ड यूज करूंगा, इसका मतलब ये होगा कि लोन में से हम उसकी वैल्यू माइनस करेंगे और बाकी अमाउंट की प्रोविजनिंग करेंगे। सो बैंक को फायदा ये हो रहा है कि एक बड़ा पोर्शन बैंक को सेट असाइड नहीं करना पड़ता। जैसे अगर 200 मिलियन का लोन है, तो एक तो वो 200 मिलियन लोन वापस नहीं आ रहा, दूसरा उस लोन का एक सर्टन परसेंटेज प्रोविजनिंग की सूरत में बैंक को अपने प्रॉफिट में से निकाल के अलग रखनी पड़ रही है, तो जिसको बैंक यूज कर सकता था, जिसको बैंक फर्दर लेंड कर सकता था और उस लेंडिंग के ऊपर मजीद इंटरेस्ट कमा सकता था। सो इसलिए बैंक अब उस लहदा से पैसों को एक सेपरेट पॉकेट में रख रहा है। तो ये बेनिफिट कब कब मिलेगा? सिर्फ उन एसेट्स की सूरत में जो एसेट्स आगे आइडेंटिफाइड है। फर्स्ट वन इज लिक्विड एसेट्स। सो लिक्विड एसेट में बैंक क्या क्या चीजें लेता है या स्टेट बैंक क्या क्या चीजें लेता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। Valuation of liquid assets shall be determined by the bank or DFI itself and verified by external auditors. However, in case of pledged shares of listed company, लिस्टेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कोटेड, जिसको हम कोटेड कंपनीज भी कहते हैं। दैट मीन्स कि ये वो कंपनीज हैं जिनके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड हो सकते हैं, बाय सेल हो सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है। सो उन एसेट्स की, उन सॉरी उन शेयर्स की, उन स्टॉक्स की कितनी वैल्यू लेनी चाहिए जो उसकी मार्केट वैल्यू है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, नेस्ले का शेयर लेट से हम कहते हैं 10,000 का चल रहा है मार्केट में, सो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मौजूद है। लास्ट लेक्चर में जो पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था,
उसमें हमने पढ़ा था कि जब हम शेयर एज अ सिक्योरिटी लेते हैं तो उसका 30% मार्जिन भी साथ लेते हैं। सो 30% मार्जिन कैलकुलेट कैसे होता था, उसकी मार्केट वैल्यू की बेस पे, क्योंकि मार्केट वैल्यू तो डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती है। तो अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है इसका मतलब है बैंक रिलैक्स्ड है, और अगर मार्केट वैल्यू कम हो गई है, 30% मार्जिन मीट नहीं हो रहा, तो बैंक या तो एडिशनल एसेट लेगा, एडिशनल शेयर लेगा एज ए सिक्योरिटी, या फिर लोन एडजस्ट करेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर प्लेज्ड स्टॉक्स हैं तो उसकी एवेल्युएशन होगी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके उसकी शेयर की प्राइस देखें, और उस शेयर की प्राइस के अकॉर्डिंगली जो अमाउंट बनती है उसका बेनिफिट लेंडर या बैंक ले सकता है। Moreover, valuation of shares pledged against loan advances shall be considered only if such shares are in dematerialized form in the CDC. Otherwise, this will not be admissible for deduction. Now, what is CDC? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है, ये एक ऐसा इदारा है जो इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स की, जो जिसके पास भी पोजेशन है, होल्डिंग है, उसका सारा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहा होता है, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी सेटलमेंट कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक इन्वेस्टर के पास, एक ब्रोकर के पास, आईजीआई फाइनेक्स सिक्योरिटी के पास अपना स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवाता हूँ। दैट इज कि मैं शेयर्स खरीदना चाहता हूँ या मैं शेयर्स बेचना चाहता हूँ, तो मुझे कोई ना कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ से मैं शेयर खरीद बेच सकूँ। तो लेट से मैं आईजीआई फाइनेक्स सिक्योरिटी एक ब्रोकर है जिसके पास मैं अपना अकाउंट ओपन करवाता हूँ, मुझे अपना लॉगिन पासवर्ड देते हैं कि आप इसको यूज करके शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। सो मैं पैसों से शेयर्स खरीद लेता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि वो पैसे मेरे अकाउंट से निकलने चाहिए और शेयर्स मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। वैसे ही जैसे मैं कोई चीज, लेट से मैं गाड़ी खरीदता हूँ, तो मुझे, इफ आई एम अ बायर, तो मुझे पैसे पेमेंट करनी पड़ेगी और उसके अगेंस्ट गाड़ी का जो ऑनरशिप है वो मेरे नाम पे ट्रांसफर होनी चाहिए। तो यही काम शेयर्स के साथ भी होता है। एंड वाइस वर्सा, कि अगर मैं शेयर्स बेचना चाहता हूँ तो ऐसी सूरत में शेयर्स मेरे अकाउंट से निकल जाएंगे, ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी उसको, जिसने भी वो खरीदने हैं, और मेरे अकाउंट में पैसे आ जाने चाहिए क्योंकि मैंने शेयर्स बेच दिए। तो ये जो पूरी सेटलमेंट है, ये जो पूरी ट्रांजैक्शन है, सीडीसी इज द इंस्टीट्यूशन जो इस पूरी ट्रांजैक्शन को एडजस्ट कर रहा होता है, सेटलमेंट कर रहा होता है। पैसे निकल रहे हैं, शेयर्स आ रहे हैं, वो शेयर्स की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉनिकली, बिकॉज ये तो विद इन मिनट्स सारा प्रोसेस होता है। तो एक 2 दिन, T+2 नॉर्मली इसको कहते हैं, कि 2 दिन में ये पूरी ट्रांजेक्शन सेटल होती है, इसके रिकॉर्ड्स मेंटेन हो रहे होते हैं जो सीडीसी कर रही होती है। सो यही बात यहाँ पे लिखी गई है कि अगर तो सीडीसी उस शेयर्स में इन्वॉल्व है, अगर तो वो सारे शेयर्स का रिकॉर्ड मौजूद है, अगर तो वो सारी ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, तो फिर उन शेयर्स का बेनिफिट लिया जा सकता है वाइल प्रोविजनिंग, अदरवाइज नहीं लिया जा सकता। Then B part is mortgage property of plant and machinery under charge. Valuation of residential, commercial, industrial land and building only, and plant and machinery would be accepted as determined by evaluators. ठीक है। सो और हम एक तो लिक्विड एसेट्स का हम बेनिफिट ले सकते हैं। उस लिक्विड एसेट्स में अगर शेयर्स हैं तो उसका भी तरीकाकार बता दिया गया। दूसरा, हम एफएसवी प्रोविजनिंग करते हुए किसका फायदा ले सकते हैं, मॉर्गेज प्रॉपर्टी का और प्लांट एंड मशीनरी का। तीसरा, हम किसका फायदा ले सकते हैं वाइल क्रिएटिंग प्रोविजनिंग, प्लेज स्टॉक्स का। इन केस ऑफ प्लेज स्टॉक्स ऑफ पेरिशेबल एंड नॉन पेरिशेबल गुड्स, एफएसवी शुड बी प्रोवाइडेड बाय एवेल्युएटर। सो मार्केट वैल्यू की बात नहीं हो रही, फोर्स्ड सेल वैल्यू की बात हो रही है, मतलब वो अमाउंट या वो वैल्यूएशन जो जिसके ऊपर हमें पता है कि कम से कम इतने की तो ये चीज बेची जाएगी। अगर हम इमरजेंसी में भी सेल करेंगे तो इतने की अमाउंट सेल हो जाएगी। सो वो अमाउंट हम वाइल कैलकुलेटिंग द प्रोविजनिंग उसको माइनस करेंगे, बट दैट वैल्यूएशन शुड नॉट बी मोर देन 6 months ओल्ड। सो दैट मीन आफ्टर एवरी 6 months ये वैल्यूएशन करवानी पड़ेगी।
जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अली, एक बार आपने क्वेश्चन पूछा है प्रोविजनिंग के हवाले से। सो प्रोविजनिंग इज के एक लोन अगर डिफॉल्ट कर रहा है या बैंक्रप्सी की तरफ जा रहा है कोई भी बोरोवर, तो उसकी एक सर्टन अमाउंट, उसकी एक सर्टन परसेंटेज, वी आर जस्ट कीपिंग इट ऑन अ साइड पॉकेट, और वी आर सेटिंग असाइड अ सर्टन अमाउंट सो दैट कि अगर वो लोन जब डिफॉल्ट करेगा तो 100% उस लोन की एकदम से हिट ना पड़े। ये ना हो कि वो इकट्ठा लोन डिफॉल्ट करे और वो पूरी की पूरी अमाउंट जब डिफॉल्ट में जाएगी तो ऑब्वियसली एक बड़ा लॉस जो है वो सामने